एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपिटर 2026 की साइंस की सीरीज को आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज कंटेंट और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। और आज के जो सेशन है ये आप लोगों का है यहाँ पे डे 15, जिसके अंदर हम फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, जिसे आप यहाँ पे घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। यदि आप लोगों को आज के सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो मैं आप लोगों के साथ यूपिटर 2026 के लिए सीडीपी साइंस और मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पे करा रही हूँ। इससे पहले के सेशन आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, जिसमें आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। यदि आप लोगों को क्लासेस की लिंक या फिर क्लासेस का नोटिफिकेशन डायरेक्ट नहीं मिलता तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको सीडीपी साइंस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप इससे पहले की वीडियोस और इससे आगे आने वाली वीडियोस भी मैं इन्हीं प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड करूंगी। इनको आप यहाँ पे चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं और डे 15 यहाँ पे हमारा होने वाला है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए यूपिटर 2026 के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नए हैं और साइंस मैथ्स सब्जेक्ट को लेके परेशान है तो ये ग्रुप स्पेशली साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए, इस ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए यूपिटर 2026 के सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन टॉपिक वाइज नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। कंप्लीट कंटेंट मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका 15 मई तक सारा ही यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के अच्छे से यहाँ पे रिवाइज भी कर सके। काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है और जो बचा हुआ कंटेंट है वो 15 मई तक यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बनाने का मेन मोटिव यही है कि वे कैंडिडेट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे नोट्स बनाने के लिए, 10 बुक्स नहीं लेना चाहते, या वर्किंग है या हाउसवाइफ है, किसी भी रीजन की वजह से आपको कंटेंट को लेके परेशानी है, तो इस ग्रुप से कंटेंट को लेके जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट के इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स, कुछ पेजेस आप डेमो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कंप्लीट डेमो देखना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इस नंबर पे आपको 20 से 21 पेज का कंप्लीट डेमो यहाँ पे मिल जाएगा। इस ग्रुप में मैं सेक्शन वाइज आप लोगों के साथ हैंड रिटन नोट्स हो गए, यूट्यूब क्लासेस की आपकी पीडीएफ हो गई, साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये सभी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि कंटेंट प्रैक्टिस सभी चीजें यहीं से हो जाए। इस ग्रुप का कॉस्ट मैंने मात्र 300 रुपए रखा है। मैंने मात्र शब्द इसलिए बोला क्योंकि देखिए, एक बार सिंगल टाइम आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, उसके बाद आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे और टिल एग्जाम आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए आज के सेशन अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो भी कैंडिडेट इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। अब देखिए, आज का ये जो चैप्टर है इसमें आपको सबसे पहले समझना है फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में? घर्षण के बारे में। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि घर्षण होता क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम से हम इस चीज को समझेंगे। एक बच्चा है जो कि इस ब्लॉक को किधर धक्का दे रहा है? इस ब्लॉक को ये जो बच्चा है ये आगे की तरफ धक्का दे रहा है, और यहां पर आप देख पाएंगे तो ऐसे केस में तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जाना चाहिए, पर इस बच्चे को काफी ज्यादा मेहनत लग रही है। क्यों मेहनत लग रही है? क्योंकि एक फोर्स होता है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि जिसे आप यहाँ पे घर्षण बल बोलोगे। ये बल लगता है किस दिशा में? विपरीत दिशा में। जिस दिशा में मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, तो मैं क्या कहूंगी? फ्रिक्शन एक तरीके का बल है। एक तरीके का क्या है भाई? ये एक तरीके का फोर्स है जो कि एक्ट कहां पे होता है? अपोजिट टू मोशन, यानी कि जिस दिशा में यहां पे गति हो रही होगी ये विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा में बल लगता है। ये जहां पर गति हो रही होगी उसके विपरीत दिशा में बल लगता है। अब यहां पे देखिए, ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन होता क्यों होगा? सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि ये जो आपका फ्रिक्शन है ये कहां लगता है?
अगर कोई वस्तु जो है आगे की तरफ जा रहा है, मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा इधर। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि ये चीज हमें क्या कर रहा है, ये चीज हमें ब्लॉक कर रहा है, ये चीज हमें यहां पे क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब यहां पे हमें इसका कारण भी पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या होता होगा, किस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता होगा। तो देखिए इस डायग्राम को आप यहां पे देख सकेंगे। तो यहां पर इस डायग्राम के अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, यहां एक ब्लॉक है जो कि इस सतह से खिसकाने की कोशिश हो रही है, यानी कि इसे कहां की तरफ खिसकाया जा रहा है, इसे इस तरफ, यानी कि यहां पे आप कहेंगे कि इसे यहां पे सामने की तरफ खिसकाया जा रहा है। तो इस तरफ पीछे की तरफ लग रहा है आपका घर्षण। अब ये जो घर्षण लग रहा होगा ये करता क्या है, घर्षण किस वजह से होता है, सरफेस के बीच में कांटेक्ट की वजह से। यानी कि ये जो ब्लॉक है, ये रहा आपका ब्लॉक और ये रहा आपका सरफेस। तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में इस तरीके का एक इंटरलॉकिंग हो जाता है। तो अगर आपसे पेपर में कभी भी पूछा जाए कि घर्षण बल क्यों लगता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, इसका कॉज, इसका जो कारण है वह क्या है, वह है इंटरलॉकिंग। क्या है भाई इसका कारण, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग हो जाती है इनके बीच में, और ऐसा माना गया है कि सतह जितना आपका रफ होगा, जितना खुरदुरा होगा, उतना आप ब्लॉक को खिसकाने में आपको दिक्कत होगी। यानी कि हमें एक चीज यहां पे पता चली कि अगर आपके पास रफ सरफेस है, रफ सरफेस है और एक जगह पर स्मूथ सरफेस है, इससे कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक जगह पर रफ सरफेस है, एक जगह पर स्मूथ सरफेस है, बताइए किसमें घर्षण बल ज्यादा लगेगा और किसमें कम। रफ सरफेस को इमेजिन करिए कि अगर कोई सतह है जिसमें पत्थर ही पत्थर है, उसमें एक ब्लॉक को आप खिसकाओगे तो आपको खिसकाने में उस ब्लॉक को दिक्कत होगी। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल होगी। अगर दिक्कत होगी तो यानी कि घर्षण बल वहां पे काम कर रहा है। तो इस केस में जो आपका ये जो घर्षण बल है, ये क्या होगा, ये आपका ज्यादा होगा। और अगर हम यहाँ पे स्मूथ सरफेस की बात करें, तो स्मूथ सरफेस में मोशन जल्दी हो जाता है, तो घर्षण बल इसमें क्या होगा, कम होगा। बहुत ज्यादा आपको ये चीज यहाँ पे मदद करेगी। अभी हम कई सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप इस चीज को देख पाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये जो घर्षण बल होता है ये क्या है, जिस दिशा में गति हो रही है इसके विपरीत दिशा में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। साथ ही अगर गति आगे की तरफ हो रही है तो घर्षण बल कहां लगेगा, पीछे की तरफ। इसके अलावा इसका कारण क्या है, इसमें इस तरीके का इंटरलॉकिंग यहाँ पे हो जाता है और आप कहेंगे कि इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण बल होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास दो सतह है, एक रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस में हमेशा घर्षण बल यानी कि रुकावट, ये चीज जो चीज रोक रही है वो चीज ज्यादा होगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड में अगर आप उसमें पाउडर ना छिड़को तो क्या होगा, उसकी जो गोटियां होंगी वो जल्दी आगे नहीं जाएंगी। यानी कि कैरम बोर्ड में अगर आप पाउडर नहीं डालते हो तो रफ सरफेस ज्यादा होगा, और रफ सरफेस ज्यादा होगा तो घर्षण ज्यादा होगा, और घर्षण ज्यादा होगा तो रुकावट ज्यादा। घर्षण मतलब एक तरीके से किसी चीज को रोकने वाला बल, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर किसी चीज को कोई यहां पे रोक रहा है तो इस तरीके के बल को क्या बोलेंगे, इस तरीके के बल को घर्षण बल यहां पे कहेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए, अब हमने पढ़ तो लिया कि घर्षण बल होता क्या है। अब घर्षण बल हमारे आसपास कहां कहां पर और किस तरीके से होता है, एक एक करके देखिए। तो सबसे पहले जो आप चल रहे हैं वे भी किस वजह से है, वे भी घर्षण बल की वजह से, यानी कि एक फोर्स जो है पीछे से आपको रोक रहा है। इसके अलावा जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी यहाँ पे भी घर्षण बल लग रहा है। जब हम लिख रहे हैं वहां पर भी घर्षण बल होता है, वहां पर भी फ्रिक्शन होता है। इसके अलावा जब आप बाईसाइकिलिंग चला रहे हैं, मोशन आगे की तरफ, घर्षण बल पीछे की तरफ, जिसकी वजह से बाईसाइकिल जो है आपकी कैसी है, बैलेंस है।
अगर मान के चलिए कि घर्षण बल नहीं होगा तो चीजें संतुलित नहीं होगी, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से रब कर रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए मार्चिस की तिल्ली, आपने पढ़ा होगा जो मार्चिस की तिल्ली आप इस जगह पे घसते हो उस जगह में भी क्या हो रहा है, वहां पर भी फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से आग लग रही है। तो आप कोई भी रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, यानी कि मोशन आपका आगे की तरफ, घर्षण बल पीछे की तरफ। तो इस तरीके से इन सभी एक्टिविटी में, चाहे आप यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, या फिर किसी जार को ओपन कर रहे हो, इन सभी में क्या लग रहा है, इन सभी में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, यानी कि एक ऐसा बल जो कि हमें बैलेंस करने का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कि बैलेंस कैसे कर रहा है, तो इस चीज के एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल यहां पे लेके आई हूं। ये एक टेबल है, ठीक है जी, ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए एक टेबल, और इस टेबल के ऊपर मैंने यहां पे रख दी एक बुक। इस टेबल के ऊपर मैं क्या रख रही हूं, इस टेबल के ऊपर मैं इस तरीके से एक बुक को बना के रख रही हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो बुक है इस टेबल से नीचे क्यों नहीं गिरती, तो आप कहेंगे कि नीचे से लग रहा है आपका ग्रेविटी जो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है जी। अब इस चीज को समझिए जरा, ग्रेविटी इस बुक को नीचे की तरफ खींचेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसका ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। और अगर इस बुक को अगर हम आगे की तरफ मोशन करें तो पीछे की तरफ लगेगा घर्षण बल। तो इस तरीके से हम यहां पे क्या कहेंगे कि इस बुक पे क्या हो रहा है, इस बुक पे इस जगह पर यहां पर पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, यानी कि संतुलित बल जो है यहां पर इसमें लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो बुक है अपनी जगह पे यहां पे स्थिर है। तो इस तरीके की चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। बेसिकली ये जो फोर्स हमें पीछे की तरफ खींच रहा है इसके सिर्फ नुकसान नहीं है, इसके फायदे भी हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है ये जो आपका फ्रिक्शन होता है, ये जो घर्षण है, ये कई तरीके का होता है। सबसे पहले होता है स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण क्या होता है, देखिए अब इस ब्लॉक को मैं क्या करना चाह रही हूं, इस ब्लॉक को मैं मूव कराना चाह रही हूं। अगर इस ब्लॉक को मैं हिलाना चाहूंगी तो मुझे कोई ना कोई फोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा। हमने लगाया इस जगह से एक फोर्स जो कि आगे की तरफ लग रहा है। अब यहां पर इस ब्लॉक को मैं कहां ले जाना चाह रही हूं, इस ब्लॉक को मैं इधर साइड ले जाना चाह रही हूं। तो अगर मैं इस ब्लॉक को इधर साइड ले जाना चाह रही हूं तो उधर से एक फोर्स लगेगा जो कि इस चीज को स्टॉप करे रहने देगा। यानी कि एक जो रुकी हुई गाड़ी है उस पे कौन सा बल लगता है, उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है, जब तक वो चीज आपकी नो मोशन पे, जब तक उसमें कोई गति ना हो। जैसे ही उसमें गति होने लग जाएगी वैसे आप कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया है। यानी कि अगर एक कार है, समझिएगा मैं क्या बोल रही हूं, अगर एक कार है जो कि अभी रुकी हुई है ये कार, अब ये कार यहां पे रुकी हुई है, तो ये कार को आप चाह रहे हो कि मोशन में लाओ, तो यहां से एक बल जो है इसे पीछे की तरफ खींच रहा होगा जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोगों का जो लगता है उस समय आपकी कोई भी मोशन नहीं होता। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कितना लग रहा है, ये अगर मान के चलिए आपका 10 न्यूटन का लग रहा है, तो आपको मोशन कितना करना पड़ेगा, 10 न्यूटन से ज्यादा। अगर ये 11 न्यूटन आप यहां पे कर दोगे तो ये जो गाड़ी है यहां पर आपकी चलने लग जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है अभी क्या है, वे आपका नो मोशन स्टेट में है। इसके अलावा जैसे ही ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस पे स्लाइड करने लग जाए, चलने लग जाए,
तो इस समय लग जाता है आपका स्लाइडिंग मोशन। और इसके बाद अगर ये जो सरफेस सतह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करे तो उस समय लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा जो बल है वे आपका सबसे स्ट्रांग है। तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। तो ये आप लोगों को इसका सीक्वेंस यहां पे पता होना चाहिए। इसके सीक्वेंस से आपके कई सारे क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या यहां पे डिस्कस किया। अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है, एक ऐसा बल जो कि आपको रोक रहा है। और रोकता क्यों है, क्योंकि सरफेस में यहाँ पे सतह में क्या हो जाती है, ये आपकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। और जितना यहाँ पे रफ सरफेस होगा घर्षण उतना ज्यादा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा घर्षण उतना कम। इसके बाद हमने इसके कुछ उदाहरण देखे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखे और टाइप्स देखे। अब इसके अलावा यहाँ पे एक चीज आप देख पाएंगे, मैंने क्या कहा कि 10 न्यूटन अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो आपको यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 11 न्यूटन। तो ये क्या है, इस चीज को यहाँ पे जरा समझते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि सीमांत घर्षण। अब ऐसा होता है कि एक कार है, समझिएगा, एक कार है जो कि अभी रेस्ट अवस्था में है। ठीक है जी, एक कार है जो कि अभी रेस्ट अवस्था में, आप उसे धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो और चाह रहे हो कि वो कार आपकी मूव करने लग जाए। अब मान के चलिए कि यहां पर ये जो कार है अभी इस पॉइंट पे थी, आपने उसमें क्या किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एफर्ट डालना शुरू कर दिया, इसको चलाने की आपने शुरुआत की। तो यहाँ पे होगा क्या कि धीरे धीरे आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिट होती है। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि स्टैटिक घर्षण जो है वे कितना है, वे है आपका 10 न्यूटन। तो आपको मोशन कितना करना पड़ेगा, आपको मोशन के लिए जो फोर्स लगाना होगा वे 10 न्यूटन से ज्यादा लगाना होगा। अगर 10 से कम लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट अभी भी यहाँ पे रुका रहेगा, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या किया, 10 न्यूटन से आप ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे और इस पॉइंट तक आ गए। ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिसके बाद आपकी गाड़ी चलना शुरू कर देगी। तो जिस पॉइंट के बाद आपकी गाड़ी चलना शुरू करती है ये पॉइंट होता है आपका यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ये देखिए, इससे पहले जो ये वस्तु थी अभी कैसी थी, ये आपकी विराम अवस्था में थी। और इसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये आपका मोशन में यानी कि गति में आ जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है असल में, वो मिनिमम आपका जो फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रोक कर रखता है। तो आप यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए क्या बोलेंगे, ये आपका यहां पर मिनिमम या फिर आप कह लीजिए ये एक मैक्सिमम फोर्स है। ये आपको मिनिमम फोर्स यहां पे अप्लाई करना होगा, अप्लाई टू मूव द कार। इसको हम आसानी से समझे तो जितना आपको यहां पे कम से कम फोर्स लगाना है, एटलीस्ट आपको 10 न्यूटन से तो ज्यादा ही लगाना है, 10 न्यूटन से कम लगाएंगे तो वे चीज आपकी कैसे रहेगी, रुकी रहेगी। और ये होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को अच्छे से समझने के लिए एक प्रश्न आप यहां पे देखिए, इसके अंदर क्या बोल रखा है, व्हाई इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये पूछा गया है। इट स्टॉप मोशन परमानेंटली, ये गति को स्थायी रूप से रोकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये रोकने का काम यहाँ पे नहीं करता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसा मैंने कहा था कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। तो यहां पर ये एक तरीके से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर मिनिमम फोर्स है टू स्टार्ट द कार। यही मैंने आपको बोला था
कि ये एक तरीके से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके बाद गाड़ी जो है चलने लग जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आपका कहलाएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद स्टैटिक घर्षण नहीं होता, इसके बाद जो वस्तु होती है वे गति में आ जाती है। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। इट रिड्यूसेस मोशन, ये गति को कम कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा इट इंक्रीजेस स्पीड, ये आपकी गति को ना बढ़ाएगा ना कम करेगा। ये एक तरीके से कम वो आपका एक तरीके से फोर्स है जो कि आपको एक गाड़ी को शुरू करने के लिए लगाना पड़ेगा, या फिर आप कह लीजिए कि ये मैक्सिमम स्टैटिक घर्षण यहाँ पे कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है, ख जो ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और जैसा मैंने अभी आप लोगों के साथ स्टैटिक घर्षण, इसके अलावा स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन डिस्कस किया, ऐसे ही पानी में भी घर्षण होता है। तो पानी के घर्षण को अगर हम देखें तो इसे द्रव्य घर्षण बोलते हैं, जो कि किस में लगता है? जो कि आपका फ्लूइड में लगता है। अगर मोशन जो है आगे की तरफ हो तो इस केस में भी एक फ्रिक्शन जो है ये आपका पीछे की तरफ लगता है। बस इसमें खास बात ये है कि ये आपका यहां पर देखने को मिलेगा, ये आपका लिक्विड्स में लगता है, यानी कि द्रव्य चीजों में लगता है। और साथ ही ये जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है ये कितना लगेगा, ये किस किस चीजों पर निर्भर करता है? तो ये आपका डिपेंड किस किस चीजों पे करता है, इसको जरा देखते हैं। एक तो आपके जहाज की क्या शेप है, इस पर डिपेंड करेगा। शेप, साइज, और यहां पे आप कह लीजिए स्पीड पर यह निर्भर करेगा। तो यहां आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, यहां पे आप देख पाएंगे। तो ये आप लोगों का यहां अगर हम देखें, क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेंगे, इसी को जरा हम देखते हैं। अब यहां पे जैसे मैंने कहा, ये आपका साइज वाले पॉइंट को आप हटा दीजिए, साइज तो बड़े छोटों में सेम ही होगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके बोर्ड का एक फिक्स शेप होता है, जो कि आपने पढ़ा भी है, यह आपका स्ट्रीम लाइन शेप। तो आपके बोट की, जहाज की शेप की जो जहाज की शेप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वे स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। तो अगर हम शेप की बात करें तो ये स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, तब जाके वे अच्छी तरीके से गति कर पाएगा। किस स्पीड से वो चीज यहां पे जा रहा है और किस नेचर, यानी कि किस मटेरियल का ये बना हुआ है, ये होता है कुछ इसके फैक्टर जिस पर ये आपका निर्भर करता है। साथ ही ये जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है, इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज पढ़नी है। जैसे फ्लूइड में यहाँ पे आपका घर्षण होता है, वैसे ही एयर में भी होता है। तो एयर में भी आपका रेजिस्टेंस लगता है। देखिए, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से हवा में मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहां पर ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ यहां पे खींचेगी और एयर रेजिस्टेंस इसे ऊपर की तरफ यहां पे रहने देंगे। तो इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, एयर का रेजिस्टेंस उसे दबाव जो है फील करवाता है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में आपका ड्रैग हो रहा है। ये एक तरीके से सभी जो रुकावट वाले फोर्स है, चाहे वो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन इसे पीछे रोकने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे पानी में जब हम स्विम करते हैं तो भी हम पानी को इस तरीके से हटाते हुए चलते हैं, क्योंकि पानी भी अपने तरीके से हमें रोकने की कोशिश करता है। यही चीज आपके बर्ड्स में भी होती है, यही चीज आपका एयरप्लेन में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सभी चीजों में आपका शेप कैसा होना चाहिए, खास करके शेप बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका शेप होना चाहिए आपका स्ट्रीम लाइन। और साथ ही अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी होगी, एक अच्छी स्पीड से जाओगे तो आप अच्छी तरीके से गति कर पाओगे, क्योंकि उस समय आप पीछे की तरफ लगने वाले बल को आसानी से काटते हुए निकलोगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आप साइकिल को आराम आराम से चलाओगे आपको दिक्कत होगी, अगर आप अच्छे पैडल मारोगे तो आपकी साइकिल अच्छी स्पीड में जाएगी। यही चीज है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजें पता चली कि ये जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये किस पे लगता है भाई? ये आपका फ्लूइड यानी कि द्रव्य चीजों पे लगता है। साथ ही ये शेप कैसी होनी चाहिए? वस्तु की स्ट्रीम लाइन शेप होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्ट्रीम लाइन शेप मतलब कुछ इस तरीके की आपकी जो ऑब्जेक्ट की शेप होती है,
जिससे क्या होगा, वो चीज आपकी इस चीज को काटते हुए जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका नेचर और स्पीड पर भी निर्भर करता है, किस स्पीड से आप वो जा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से लेके जा रहे हो, इस चीज पर भी निर्भर करेगा। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। जो फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको आप ड्रैग बोलते हो, वो किस चीज पर निर्भर करता है, स्पीड पर निर्भर करेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप उसे काटते हुए आराम से निकल जाओगे। साथ ही यहां पर शेप पर भी निर्भर करेगा, नेचर ऑफ फ्लूइड। अब देखिए नेचर ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब किस तरीके का आपका फ्लूइड है। अगर वो पानी है तो इसको आसानी होगी। अगर वो पानी की जगह अगर हम कहें को कोई थिक लिक्विड है, अगर कोई थिक लिक्विड है तो उसमें क्या मोशन आसान होगा, तो इसमें यहां पे क्या होगा, इसमें मोशन आसान नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम नेचर ऑफ फ्लूइड को भी यहां पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो आंसर यहां पे हो गया वो क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, जो द्रव्य घर्षण लगता है, वे आपका किस तरीके का शेप मांगता है, ये शेप मांगता है आपका स्ट्रीम लाइन। अगर यहाँ पे वस्तु की गति ज्यादा, तो यहाँ पे आप कहें वस्तु की गति ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये ड्रैग को क्या करेगा, ड्रैग को आसानी से ये यहाँ पे कम कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मोशन जो है आसानी से हो पाएगा। और साथ ही अगर लिक्विड जो है ये आपका थिक है तो इसमें मोशन जो होगा वे आपका कम होगा। और अगर जैसा पानी है तो इसमें गति जो है, मोशन जो है यहाँ पर ज्यादा होगा। तो इस तरीके से लिक्विड भी डिपेंड करता है, स्ट्रीमलाइन शेप भी होना चाहिए और ड्रैग भी होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा अब आपने अभी पढ़ा कि जो फ्रिक्शन है वो एक तरीके से रुकावट देने वाला एक बल है जो कि गति को क्या कर रहा है, रोक रहा है, यही हमने पढ़ा। पर यहाँ पे देखिए कि हम फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, अब ये भी जरा हम देखते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन जो होता है एक रुकावट वाला बल है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी जगह पर यहाँ पे ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के घरों में सिलाई मशीन तो आपने देखी होगी, अगर वो अटक अटक के चलती है तो उसको हम स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम ऑयल वगैरह डालते हैं। दरवाजे की जो कुंडी है वो अगर चिड़चिड़ आवाज उसमें से आने लगी तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। इसके अलावा अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट, आपने देखा होगा साइकिल की चेन वगैरह में अगर वो स्मूथ तरीके से नहीं चलती, उसमें जंग वगैरह लग जाता है, तो ऑयल डाला जाता है, ये लुब्रिकेंट का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे यूजिंग बॉल बेयरिंग, ये आपके मशीन के पार्ट्स हैं जो कि मशीन को क्या करता है, मशीन को स्मूथ बनाने का काम करता है। अगर मशीन स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, घर्षण क्या होगा, यह आपका कम हो जाएगा। रफ सरफेस में घर्षण ज्यादा होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपके स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स में भी आप अगर पॉलिश वगैरह कर देते हो, अगर ये सरफेस आपकी कैसे हो जाएगी, आपकी पॉलिश हो जाएगी, तो यहाँ पे घर्षण जो होगा ये क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा कम। इन सभी चीजों में हम घर्षण को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगला, अगर आप एक ट्रॉली बैग में इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा दो, इस तरीके से व्हील्स यहाँ पे लगा दो, तो इसको खींचना आसान हो जाएगा, यानी कि घर्षण बल क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इन सभी तरीके से आप घर्षण बल को कम कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है व्हाई डू एथलीट यूज स्पाइक शूज। अब एथलीट स्पाइक शूज क्यों पहनते होंगे, यहाँ पे हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रखा है। ये उनके शूज जो है वो कुछ इस तरीके से लगते हैं, उनके शूज में इस तरीके से स्पाइक्स होते हैं नीचे की तरफ, अगर आपने देखा होगा तो काटे काटे। अब सिंपल सी बात है कि ये जो एथलीट्स होते हैं ये किस जगह पर खेलते हैं, इनका जो प्लेग्राउंड होता है, इनका जो प्लेग्राउंड होता है उसकी सतह जो होती है वे कैसी होती है, वे आपकी स्मूथ होती है। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो इसमें घर्षण क्या होगा, घर्षण यहां पे कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये यहां पे स्लिप कर सकते हैं, यानी कि ये आपका फिसल सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे स्पाइक्स वाले शूज यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि इस केस में क्या करेंगे, घर्षण को यहाँ पे बढ़ा देंगे,
कोई भी चीज जो खुरदुरी हो वो यहाँ पे घर्षण को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं ताकि वो यहाँ पे ना फिसले, यहाँ पे ये स्लिप ना करे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए अगला, आपको इतना याद रखना है कि जहां पर हमने रफ सरफेस बनाया वहां पर हम घर्षण को बढ़ा रहे हैं, जहां पे हम स्मूथ सरफेस बनाएंगे वहां पर हम घर्षण को कम करेंगे। इसी वजह से शुरुआत में मैंने ये लाइन आपको यहाँ पे लिखवाई थी कि ऐसी सरफेस जो कि रफ सरफेस हो, चाहे वो जूतों के स्पाइक्स हो या आप किसी भी तरीके से रफ सरफेस अगर बना रहे हैं, तो इस जगह पर घर्षण क्या होगा, बढ़ेगा, और स्मूथ सरफेस में घर्षण क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। इतना आप याद रखना। अब देखिए आगे जरा हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हो। तो देखिए गाड़ी के जो टायर होते हैं ये ट्रीटेड होते हैं, इस तरीके से कांटेदार होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, ये इंटरलॉकिंग कर सके। किसके साथ, रोड के साथ। अगर ये इंटरलॉकिंग करेंगे, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, इंटरलॉकिंग का मतलब है कि ये यहां पर इनके बीच में इस तरीके की लॉकिंग हो गई, यानी कि रफ सरफेस और रफ सरफेस में घर्षण क्या होता है, घर्षण यहां पर ज्यादा होता है। बस आप इस तरीके से चीजों को रिलेट करते हुए पढ़े। इसके अलावा जो फुटबॉल के शूज होते हैं उनमें आप इस तरीके से स्टड्स देखेंगे। क्यों होते हैं भाई ये स्टड्स, ताकि ये ग्रिप बना सके, ग्रिप बना सके यानी कि फिसले ना, मींस घर्षण को क्या कर रहे हैं, फिर से बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप एक वेट बॉल है, वेट बॉल को हम इस तरीके से वाइप करते हैं, ताकि वेट बॉल मतलब स्मूथ, अगर हम वाइप करेंगे तो फिर से क्या होगी, रफ होगी, और रफ जगह पर जो घर्षण होता है वे आपका यहाँ पर ज्यादा होता है। इसके अलावा एक कबड्डी प्लेयर को आप देखोगे कि कबड्डी खेलने से पहले, यानी कि किसी भी प्लेयर को टच करने से पहले वो मिट्टी को पकड़ता है, मिट्टी को पकड़ के इस तरीके से रखते हैं, यानी कि वो सरफेस को कैसे बना रहे हैं, सरफेस को यहाँ पर रफ बना रहे हैं, अपने हाथ को रफ बना रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे प्लेयर को आसानी से ग्रिप बना के पकड़ सके। तो हम लोगों को एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जिस जगह पर, इतना याद रखिएगा, आज की क्लास का पूरा एक सबसे मेन कंक्लूजन है, जिस जगह पर रफ सतह होगी वहां पर घर्षण जो होगा वे ज्यादा होगा, और जिस जगह पर स्मूथ सरफेस होगा इस जगह पर घर्षण जो होगा वो क्या होगा, घर्षण जो होगा वो कम होगा। तो आपको मेन यही याद रखना है कि रफ सरफेस में घर्षण ज्यादा, स्मूथ सरफेस में घर्षण कम। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और करते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा व्हाई आर द टायर्स ऑफ कार, ट्रक एंड बुलडोजर ट्रीटेड। अब यहाँ पे बोल रखा है कार, ट्रक और बुलडोजर के जो टायर होते हैं। अब देखिए कार, ट्रक और बुलडोजर के जो टायर है उनमें कांटे कांटे जैसे होते हैं, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, रफ होता है। अगर वो रफ होगा, इनके सरफेस अगर रफ होंगे तो रफ में क्या होता है, घर्षण, रफ में घर्षण जो होता है वे ज्यादा होता है। तो बस आप ऐसे ऑप्शन को देख लीजिए जहां पर आपको यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा बोला गया, फ्रिक्शन कम नहीं होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रिप बनाए और एक्सीडेंट वगैरह ना हो, उनका यहाँ पर ब्रेक फेल ना हो, आसानी से टायर जो है गाड़ी को यहाँ पे सरफेस में, सतह में अच्छे से ग्रिप बना के रख सके। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर भी रफ सरफेस, जैसा मैंने कहा जहां पर भी रफ सरफेस, रफ सतह, वहां पर घर्षण ज्यादा, और घर्षण ज्यादा तो यहाँ पर वो किस चीज में मदद कर रहा है, वे यहाँ पर ग्रिप को बनाने में मदद कर रहा है। तो आप कहेंगे कि जो कार, ट्रक और बुलडोजर है उनके टायर जो होते हैं वो आपके ट्रेड के होते हैं, ताकि वे क्या कर सके, ताकि वे घर्षण को बड़ा यहाँ पे बड़ा कर सके, और जिससे बेहतर पकड़ जो है यहाँ पे रोड में बन सके। आई होप ये जो फ्रिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, और फ्रिक्शन असल में क्यों होता है, इंटरलॉकिंग की वजह से, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और आज के सेशन में मैंने ये सभी चीजें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। साथ ही
यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, ये सभी पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे साइंस मैथ्स बैकग्राउंड, ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो वही देखेंगे जो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। अगर आप कंटेंट को लेके परेशान हैं तो इस ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे आपको डेमो और डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। डेमो ऑलरेडी देख लिया है, डिटेल डेमो देखना है तो वहां से देख लीजिएगा। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, 300 रुपए है और टिल एग्जाम में आप लोगों को कंटेंट इस ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी कल यानी कि मंडे को, जिसमें हम सीडीपी का सेशन यहाँ पे करेंगे। हमने 2 से 3 दिन से अभी साइंस यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि साइंस का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा था एज कम्पेयर टू सीडीपी। तो अब मैं कल सीडीपी का सेशन यहाँ पे लेके आऊंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।